नमस्कार मित्रों, लिब्रस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः से मैं राहुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हालांकि लॉकडाउन में अब थोड़ी छूट मिल रही है तो आपका अब घरों से निकलना भी संभव हो सकेगा। तो धीरे धीरे हम प्रगति की ओर हैं। धीरे धीरे हम इस वैश्विक महामारी से निजात की ओर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी छूट मिल रही है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोरोना को लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह का ये करंट अफेयर्स, जिसमें पहला पॉइंट है कि सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में एडिशन पुरस्कार। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम आप सभी ने सुना है। वो वैज्ञानिक जिनकी देन है कि ये आपको दिखाई दे रही हैं लाइटें, तो वो एडिशन साहब के नाम पर ये पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया था, 1987 में, थॉमस एल्वा एडिशन। तो एडिशन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये 2020 का पुरस्कार जो है वो टाटा पावर को दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है ये टाटा पावर, और 2007 में टाटा पावर इसकी शुरुआत हुई थी और 2007 से लेकर 20 की अवधि तक इन्होंने 29.8 मिलियन यूनिट बिजली बचाई है अपने प्रयासों से। और इनका क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, ये एक प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने 533 विद्यालयों को भी जोड़ा था। एक आप कह सकते हैं कि एक आदत विकसित करने का ये प्रयास किए हैं कि आवश्यकता न होने पर ऊर्जा की बचत को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से इस कंपनी ने जो ऊर्जा की बचत के लिए प्रयास किया है, उसके मद्देनजर ये सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में एडिशन पुरस्कार इनको मिला है 2020 का। ये एडिशन पुरस्कार जो दिया जाता है वो वैश्विक स्तर पर सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी उन्नति, लेकिन उसका जो है समावेशी विकास से उसका संबंध हो, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों को दोहन इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचे रहें। तो इस तरीके से अब एक नई जो सोच विकसित हुई है उसका तात्पर्य सीधा जुड़ता है कि हम किस तरीके से अपने विकास की मॉडल को बनाएं जिसमें हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सके। तो हर क्षेत्र में अब इसकी बात की जा रही है। तो इस तरीके से केवल विकास की बात नहीं है, समावेशी विकास की बात है। तो नवाचार का मतलब नई चीज़ों को लेकर आना, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नए विचार हों चाहे नए आविष्कार हों, उनको अडॉप्ट करना। तो कुल मिला के हम प्रश्न की दृष्टि से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हम अगर प्रश्न की दृष्टि से देखें तो पूछ सकता है कि एडिशन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया, तो आप कह सकते हैं टाटा पावर को यह प्रदान किया गया। और क्यों प्रदान किया गया? इन्होंने जो कार्य किया है एनर्जी सेविंग के लिए, क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान जो इन्होंने चलाया, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से भी प्रश्न से सामना हो सकता है आपका कि टाटा पावर को 2020 का वैश्विक स्तर का कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप बता सकते हैं एडिशन पुरस्कार मिला है। ठीक। और अगर जीके की क्वेश्चन इसको जोड़ेगा तो ये पूछ सकता है कि एडिशन पुरस्कारों को कब से दिया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं 1987 से दिया जा रहा है इसको। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत पर्याप्त है इस चीज को। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि देखिए, जब कोई चीज आपको बिल्कुल तैयार करके दी जाए तो उसमें एक थोड़ा सा डर भय बना रहता है
कि उस चीज को आप सही ढंग से समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। जब आपको कोई नई चीज सीखनी होती है तो स्वाभाविक है, जैसे आपको अगर कोई मोबाइल बनाने वाला इंजीनियर होगा तो बिना मोबाइल को खोले, बिना उसके पुर्जों को अलग अलग करके देखे, वो ये समझ नहीं पाएगा कि उसको रीअसेंबल कैसे। यानी चीज़ों को जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको पका के मैं नहीं देता, मैं क्वेश्चन रूप में नहीं बल्कि पॉइंट रूप में देता हूं। एक काम आप अपना स्वतः कर सकते हैं कि आप इसमें प्रश्नों को बनाइए। जैसे ये पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं तो इसमें आप क्वेश्चन बनाइए, पुटअप कीजिए, उसके नोट्स बनाइए कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखोगे कि एक्चुअल फायदा आपको मिल रहा है। ये जो पकी पकाई रोटी का फैशन चला हुआ है कि प्रश्न और आंसर दिए जा रहे हैं, वो आप छोड़िए, और इतना ज्यादा दिया जा रहा है उसको भी छोड़िए। आप कंटेंट में बहुत सफिशिएंट देता हूं आपको, तो आप परेशान ना हो कि कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है। आप बस इतना ध्यान रखो कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से आत्मसात करिए। चलिए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की ये 44वीं बैठक फुझोऊ चीन में है। ये फुझोऊ चीन में आयोजित होना था। आपको पता है कि इस समय कोई भी बैठक, कोई भी इंटरनेशनल सेमिनार, कोई भी खेल प्रतियोगिता, कोई भी स्पर्धा, इस समय सारी चीजें जो होनी थी वो सस्पेंड हो रही हैं। तो ठीक इसी तरीके से 44वीं बैठक यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो फुझोऊ चीन में आयोजित होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। तो पहले हम प्रश्न देख लें, फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक का आयोजन कहां किया जाना था जो कि स्थगित कर दिया गया। एक तो सीधा सा प्रश्न ये बनता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि फुझोऊ चीन में। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है कि चीन के फुझोऊ में जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल विश्व धरोहर समिति की जो बैठक होनी थी वो कौन सी बैठक थी। तो ये आपका हो जाएगा 44वीं बैठक थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये यूनेस्को के बारे में जान लें। यूनेस्को क्या है? ये UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के रूप में यूनेस्को को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 4 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी, 16 नवंबर को गठन किया गया था इसको। और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो ये यूनेस्को का गठन क्यों किया गया था? 1945 में गठन किया गया था, याद रखिएगा। और 1946 में भारत इसका सदस्य बन गया था। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 में। अब सवाल यह है कि यूनेस्को का गठन क्यों किया गया? दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर, सांस्कृतिक विरासत स्थलों को मान्यता देकर लोगों के बीच एक समरसता, सामंजस्य, भाईचारा, बंधुत्व की भावना कायम करना चाहता है, जिससे कि जो उसका मेन मोटो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना और देशों के बीच समन्वय और तालमेल स्थापित करना, ये मंशा उसकी सिद्ध हो सके। किस माध्यम से? सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से, और ऐसे जो स्थल हैं जिनको धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये यूनेस्को का गठन किया गया था। अब आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, यूनेस्को समझ में आ गया होगा। और जो प्रश्न लेकर हम चल रहे थे कि 44वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की जानी थी, तो वो फुझोऊ चीन में आयोजित होनी थी जो स्थगित कर दी गई है। ये मसला बड़ा आसान है, इस समय सारी चीजें स्थगित ही हो रही हैं। तो समझना बस यही है कि कहाँ होना था और क्यों स्थगित। अब अगर हो जाता तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहता। यही चीज आपको पढ़नी थी तब भी, जब हो जाता कि भाई कहाँ आयोजित किया गया। तो अब ये हो गया, क्वेश्चन को दे दिया गया रूप कि कहाँ आयोजित होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो आसान है क्योंकि ये भारत करने वाला है। ऐसा माना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, एशियाई मुक्केबाजी संघ ने ये उम्मीद जाहिर की है कि नवंबर दिसंबर तक कोरोना का जो संकट है वो समाप्त हो जाएगा और तब प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में नवंबर और दिसंबर माह में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हो सकेगी, एक उम्मीद है। देखिए आने वाला समय तय करेगा कि ये हो पाएगा कि नहीं। थोड़ी सी इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि ये पिछले साल से जो है ये दोनों महिला और पुरुष दोनों एक साथ आयोजित हो रहा है। पहले अलग अलग होता था और अब जो है वो साथ साथ हो रहा है। तो बहुत पहले जो है भारत में ये आयोजित हो चुका था और महिला और पुरुष तब अलग अलग होता था। 2003 में महिलाओं का मुक्केबाजी जो है वो भारत में हिसार हरियाणा में जो है वहाँ आयोजित हुआ था, लेकिन अब चूंकि साथ साथ हो रहा है तो अब दोनों महिला और पुरुष दोनों मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है एशियाई वो भारत में आयोजित होगी। ऐसी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में ये प्रतियोगिता हम करा सकेंगे। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड, इसका फुल फॉर्म है फॉर नेचर। ये इसकी एक इंडिया की जो शाखा है उसके अनुसार भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा आपको कि WWF इंडिया द्वारा भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसको बनाया गया? विश्वनाथन आनंद को बनाया गया। विश्वनाथन आनंद के बारे में थोड़ा भी आप अगर जुड़े हो न्यूज़पेपर से या न्यूज़ से तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद जी, और ढेर सारी चेस यानी शतरंज की प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया और विजेता रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि विश्वनाथन आनंद के साथ जुड़ी रही है। और विश्वनाथन आनंद चूँकि ऐसे ही खेल से जुड़े हुए हैं जो माना जाता है कि जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो उनको शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा और उसके कार्यक्रम के लिए क्या किया है? WWF इंडिया ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड, ये जो है मुख्यालय इसका कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। बड़ी खूबसूरत सी जगह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड की, यहाँ इसका मुख्यालय है। और पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से एक सुंदर स्थल है, प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को यहाँ देखने को मिलता है। तो ग्लैंड बड़ी अच्छी जगह है इसके मुख्यालय के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। 1961 में 29 अप्रैल को हुई थी इसकी स्थापना, यानी कि बस आने वाले 1-2 दिनों। और अब आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा देखिएगा कि पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो WWF इंडिया द्वारा चलाया जाता है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को बनाया गया है। अब आते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार हाल ही में जारी रिपोर्ट जो उनकी है वो कोविड-19 के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 0। एशियाई विकास बैंक जो कट कर दो। अब आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। रोहित शर्मा को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इसमें
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा को। सिंपल क्वेश्चन है, रट लेना है इसको। अगला बिंदु जो है वो है कि हाल ही में एक चर्चित पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये भारतीय शटलर हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने ओलंपिक से लेकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने बहुत नाम कमाया है। ये इनके ऊपर पुस्तक लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने। अब अगर आप क्वेश्चन की दृष्टि से इसको देखोगे तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो अगर हम इस खंड को क्वेश्चन से अलग करके सीधे सीधे पूछ दें सटलिंग टू द टॉप, ये किस भारतीय शटलर पर लिखी गई पुस्तक है, तो उसमें ये बात का जो अगर आप जोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय शटलर हैं, महिला शटलर पीवी सिंधु, यानी कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पर यह लिखी गई पुस्तक है। और किसने लिखी है? वी कृष्णा स्वामी ने। ठीक है, ये पूरे उनका जीवन का वृत्तांत इसमें लिखा गया है, जिसमें किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके वो बैडमिंटन की दुनिया में इस मुकाम पे पहुंची हैं, उसका पूरा विस्तार से वर्णन। तो जो लोग उनके जीवन को जानना समझना चाहते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज तिरंगे को स्विट्जरलैंड द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था। कई चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला प्रश्न, मैटरहॉर्न पर्वत कहां है? तो ये मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड एवं इटली में फैला हुआ है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड और इटली में फैला है, विस्तृत है। 14,690 फीट ऊंचा ये पर्वत है। तो ये तो मैटरहॉर्न पर्वत के बारे में हमको जानकारी हो गई कि भैया ये कहाँ है, ये यूरोप के स्विट्जरलैंड और इटली में है, 14,690 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई। फिर आता है कि भारतीय ध्वज तिरंगे को यहां पर स्विट्जरलैंड के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया, यानी इस पर्वत पर लाइटिंग के माध्यम से तिरंगे को दर्शाया गया। क्यों, क्या जरूरत थी इसको ऐसा करने की? कारण उसका यह था कि स्विट्जरलैंड दिखाना चाहता था कि कोविड-19 यानी कोविड-19 महामारी में वह भारत के साथ खड़ा है, यानी भारतीय तिरंगे को वहां पर प्रोजेक्ट करके 1000 फीट जो है वो उसकी लंबाई चौड़ाई थी। तो एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्शन किया गया उस पर्वत पर, इतनी ऊंचे पर्वत पर दर्शाया गया भारत के तिरंगे को, जिसके माध्यम से ये मैसेज दिया गया कि हम कोविड-19 की लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। तो ये एक अच्छी चीज थी। इसी के बहाने आपका एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी तैयार हो गया। मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड और इटली में विस्तृत है। 14,690 फीट ऊंचा है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको कई चीजें देखने को मिल रही हैं, और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने नोट्स जो बनाइए, उस नोट्स में इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। देखो, जैसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां आपने थोड़ा सा अपने आप को इसमें लगाया, आपको रटने और भूलने वाली बीमारी से निजात मिलेगी। बहुत बार मेरे बच्चों द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर में चीजें हमको भूल जाती हैं, तो बार बार ये चीज मैं उनसे कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आपकी स्मृति में बचपन की अभी बिल्कुल वैसे की वैसे हैं। क्यों हैं? क्योंकि कुछ खास चीजें उससे जुड़ी रहती हैं। ठीक उसी तरीके से, यानी इन्वॉल्वमेंट जब आपका होता है
तो आपको रटना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह चीज़ें स्वतः आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं आश्रित ना बनाऊं, बल्कि इंडिपेंडेंट बनाऊं। आप खुद से, इसमें मैं चीज़ें दे रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा काम आपको भी करना है कि आपको इसमें इन्वॉल्व होके इसके क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। तो बाद में आपके समय की भी बचत होगी और भूलने वाली बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। रोहित शर्मा एवं महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। रोहित शर्मा का नाम दूसरी बार आ रहा है। भारत के एक दिवसीय क्रिकेट में ये भारत की तरफ से ओपनिंग करते हैं। बड़े भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कई वर्षों से ये वनडे क्रिकेट में ऊंचाई पर थे। तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल जो 2020 एक प्रतियोगिता है जो टीमें गठित करके विभिन्न लोगों द्वारा, कंपनियों द्वारा टीमें गठित की गई हैं, उसमें वो भारत में खेली जाती है। पैसे का ये अथाह समुद्र है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो आईपीएल सुरक्षित कर दे रहा है। पैसे का आर्थिक रूप से उनको मजबूत और सशक्त बना दे रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। तो उसमें इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान दोनों लोगों को चुना गया है एक साथ। रोहित शर्मा जो खेलते हैं वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं। मुंबई जो है उसके ओनर हैं आपके रिलायंस ग्रुप की मुकेश अंबानी जी की पत्नी, और मुंबई इंडियंस के नाम से इनकी टीम है। और लगातार इन्होंने क्षमा कीजिएगा, लगातार नहीं बल्कि 4 आईपीएल प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती हैं अपने नेतृत्व में। और धोनी जी जो भारत के भूतपूर्व कप्तान भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं, उसकी कप्तानी करते हैं। और इनके कप्तानी में 3 बार ये आईपीएल के विजेता रह चुके हैं। तो इनकी कप्तानी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है आईपीएल के इतिहास का। ये लोकप्रिय भारत में बहुत ज़्यादा है। आईपीएल 2020 गेम है क्रिकेट का, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीमार लोगों के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है। आप कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण आप जानते हैं कि जितने भी निजी हॉस्पिटल थे वो बंद कर दिए गए थे। सरकारी हॉस्पिटलों में भी ओपीडी मतलब आउटडोर पेशेंट, वो जहाँ पर जाके दिखाते थे लोग, वो बंद कर दिया गया। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू थी। तो जो सामान्य लोग बीमार हैं वो उनकी चिकित्सा कैसे हो, तो उसको ई सेवा के माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको सुझाव डॉक्टर देंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका निदान क्या हो सकता है। तो इसकी शुरुआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसके माध्यम से वो ओपीडी सेवा शुरू कर रहा है, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको निःशुल्क परामर्श मिल सके डॉक्टरों का, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो ई संजीवनी किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट है, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग। वॉइस बैंकिंग क्या होती है? यानी बोल के अपनी प्रॉब्लम्स को बैंक तक पहुंचाया जाए, इसके लिए ये सेवा शुरू की गई है, वॉइस बैंकिंग। और इसको किस माध्यम से दिया जा रहा है? अमेज़न के एलेक्सा और गूगल के गूगल असिस्टेंट पर इसको शुरू किया गया है। तो इन 2 माध्यमों से जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं बैंक से। तो उनकी समस्याओं का समाधान इस माध्यम से किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि
वर्तमान में सारी चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, हर चीज़ को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। और हमारी भी शिक्षा जो आप ले रहे हो वो भी ऑनलाइन ही चल रही है। तो इस तरह से ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है। तो इस ग्राहकों को समस्याओं को भी सुनने के लिए इस ICICI बैंक ने जो है ये कार्य किया है अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, वॉइस बैंकिंग की शुरुआत भारत में किसने किया? तो आप बता सकते हैं ICICI बैंक ने शुरू किया। तो पूछ सकता है कि किसके माध्यम से? तो अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से। ठीक है, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है एशिया के डेवलपमेंट के संदर्भ में कि कोविड-19 के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो शून्य रहने का अनुमान है। तो IMF द्वारा जो ये एक भविष्यवाणी की गई है वो एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। पूरे एशिया में आर्थिक विकास जो है लगभग शून्य होगा, यानी जो चीज़ें जहां हैं वहीं पर स्थिर रहेंगी, आगे बढ़ने का कोई हालात दिख नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ में आ सकता है, चूँकि सारी गतिविधियां ठप हैं और बजाय हम आगे बढ़ने के पीछे जा रहे हैं और लोगों को, एक बड़ी आबादी को जो है वो भोजन के लाले पड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारों का पूरा जो है फोकस जो है वो जीवन को चलाने को लेकर है। अभी हम विकास के बारे में सोच नहीं रहे हैं। राज्य के जो संसाधन हैं वो सारे के सारे डाइवर्ट हो गए हैं उन लोगों तक जो अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, उनको कम से कम जीवित रहने के संसाधन मुहैया कराए जाएं, इस पर सारा फोकस है। तो स्वाभाविक है कि विकास का पहिया जो है वो थम गया है। तो IMF ने जो भविष्यवाणी की है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जो हालात हैं उनको देखकर बिल्कुल सही लगता है कि ये शून्य हो सकता है। IMF की अगर बात करो आप, तो इसका मुख्यालय जो है वो USA की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC USA की राजधानी भी है, आपको पता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। एक इसमें करंट का भी आप कह सकते हो और जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन जुड़ जाता है कि वर्तमान में इसकी मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो एक इंडियन गीता गोपीनाथ जी हैं, इसकी मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो गीता गोपीनाथ, इससे भी एक सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में IMF के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो गीता गोपीनाथ जी हैं। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे वीडियो पे, एक बार में अगर चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं तो दोबारा देखिए। और मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, तो आप सीधे मुझसे भी मुखातिब हो सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रश्नों को अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको। और लिब्रस लगातार आपके शंकाओं के समाधान के लिए तत्पर रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।